कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक वीडियो पर विवाद हो गया है। इस वीडियो में दिग्विजय सिंह मंच पर खड़े होकर जाकिर नाइक को शांति दूत बता रहे हैं। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता का नाटक करते हुए ऐसे बयान देती रही है। कांग्रेस के कई लोग बटाला इनकाउंटर में उग्रवादियों को, आतंकवादियों का समर्थन किया था, उनके घर तक गए थे आंसू बहाने। इसलिए अगर जाकिर के पक्ष में है, अफजल गुरु के पक्ष में होते हैं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बाद में दिग्विजय सिंह ने अपने वीडियो विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि जाकिर नाइक के खिलाफ आरोप है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। 4 साल पुराना बताया जा रहा दिग्विजय सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। जाकिर नाइक के खिलाफ सरकार ने जांच तेज कर दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो जांच को लेकर गंभीर है। पहले भी कहा कि इसमें हम अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं। कार्रवाई जो भी करना है वो कार्रवाई होने से आपको पता चलेगा कि सरकार कितना गंभीरता से इस मामले को देख रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी मुंबई पुलिस को जाकिर नाइक के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। मुंबई पुलिस जाकिर नाइक के भाषणों और उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की फंडिंग की जांच करेगी। जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री फडणवीस को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के बाद जाकिर पर कार्रवाई का फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जाकिर नाइक 11 जुलाई को मुंबई लौट सकता है और तब उससे पूछताछ भी हो सकती है। पीस टीवी पर जाकिर नाइक के भाषणों पर विवाद के बाद उसके चोरी छुपे प्रसारण को लेकर सरकार सख्त हो गई है। ऐसे चैनलों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने की तैयारी में है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी राज्यों के डीएम, एसपी और देश भर के केबल ऑपरेटरों को दिशा निर्देश जारी किया है। डीएम और एसपी की जिम्मेदारी होगी कि ऐसा कोई भी चैनल ऑन एयर न हो जिसके पास लाइसेंस नहीं है। बांग्लादेश के किशोरगंज में आज सुबह ईद की नमाज के दौरान आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों ने शोलकिया इलाके में एक स्कूल में बनाई गई ईदगाह के पास ग्रेनेड फेंक दिया। ब्लास्ट में 2 पुलिस वालों की मौत हो गई है। एक हिंदू महिला की भी जान चली गई। धमाके के फौरन बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया। आतंकियों से मुठभेड़ हुई जिसमें 1 आतंकी मारा गया जबकि 3 आतंकियों को जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली। ब्लास्ट में 8 से 9 लोग घायल भी हुए हैं। धमाके के वक्त ईदगाह में करीब 2 लाख लोग मौजूद थे। ঈদের দিনে ঈদের নামাজ পড়তে না যেয়ে পুলিশের উপর হামলা আর মানুষ খুন যারা করে তারা কোনোদিন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করতে পারে না। पिछले 7 दिनों में बांग्लादेश में दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। 1 जुलाई को ढाका में हुए आतंकी हमले में 22 विदेशी नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश में ईद के मौके पर हुए धमाके और पिछले हफ्ते ढाका में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए एनएसजी की टीम कल रवाना होगी। इस टीम में 4 सदस्य बम निरोधक दस्ते से हैं, जो ढाका और विकास नगर में हुए हमले की जांच करेगी। एनएसजी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट बांग्लादेश सरकार और भारत सरकार को देगी। बांग्लादेश में हुए आतंकी हमलों के बाद भारत ने जांच में सहयोग की पेशकश की थी, जिसे बांग्लादेश ने मान लिया। टेलीकॉम घोटाले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस मोदी सरकार पर 45,000 करोड़ रुपए के टेलीकॉम घोटाले को छिपाने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि ये मामला मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल का है। ये मोदी सरकार 6 टेलीकॉम कंपनियों को उन पर बकाया राशि की वसूली की बजाय उनको बचाने के उपाय ढूंढने में जुटी है। 2006 से 2009 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में, कांग्रेस की सरकार के समय में अंडर रिपोर्टिंग हुई है। वो मामला शायद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने में है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 4 अफ्रीकी देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोजाम्बिक पहुंचे। पीएम ने मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी के साथ मुलाकात की। भारत और मोजाम्बिक के बीच दालों की खरीद समेत 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत भारत मोजाम्बिक से दाल खरीदेगा। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। I have also held detailed discussions on our shared vision for a stronger partnership in years ahead. पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। 10 जुलाई की सुबह पीएम तंजानिया पहुंचेंगे। उसके बाद मोदी केन्या जाएंगे।
नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत आज देश के कई राज्यों में 300 से ज्यादा योजनाओं की शुरुआत की गई। हरिद्वार में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 47 योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। 1,500 करोड़ के 250 प्रोजेक्ट 800 जगह पर शुरू हो रहे हैं। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि ये 50 प्रकल्प मार्च के पहले शुरू हो जाएंगे और इसी साल में गंगा के सभी प्रकल्पों का काम आपके नेतृत्व में शुरू होगा। इलाहाबाद में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत के मौके पर यूपी सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विकास कार्यों में भी राजनीति कर रही है। खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हर विकास को राजनीतिक चश्मे से देख रही है। नमामि गंगे मिशन के पहले चरण के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। योजना के तहत गंगा नदी के सैकड़ों घाटों का आधुनिकीकरण किया जाना है। आने वाले वक्त में बिजली कटने के बाद भी लोगों को अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा। जल्द ही केंद्र सरकार बिजली कटने से होने वाले ब्लैकआउट को ब्राउन आउट में बदलने जा रही है। यानी अब ब्लैकआउट होने के बावजूद घर की बिजली नहीं जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय डीसी लाइन योजना का पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के फलोदी गांव और बिहार के सासाराम जिले में चला रहा है। योजना के तहत हर घर में डीसी लाइन पहुँचाई जा रही है, जिससे ग्रिड फेल होने पर भी घर में सीमित बिजली पहुँचती रहेगी। घरों के बल्ब और पंखे चलते रहेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर केंद्र सरकार इसे देश भर में लागू किए जाने पर विचार करेगी। रेप पीड़ित वाले बयान पर महाराष्ट्र महिला आयोग ने अभिनेता सलमान खान को तीसरा समन भेजा है। सलमान को अब 14 जुलाई को पेश होने को कहा गया है। इससे पहले भी सलमान को 2 समन भेजे जा चुके हैं। इस पर पेश न होने पर सलमान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हमने उनको फिर से एक बार मौका दिया है और 14 तारीख को दोपहर 4:30 बजे विमेन कमीशन के सामने आने के लिए उनको बुलाया है। फिल्म सुल्तान के प्रमोशन के दौरान सलमान के एक बयान पर विवाद हो गया था। सलमान ने अपनी थकावट की तुलना रेप पीड़ित महिला की तकलीफ से की थी। मध्य प्रदेश के सागर और सतना में सिर्फ 24 घंटे की बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सतना में सिर्फ बुधवार सुबह से शाम तक 245 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार बारिश की वजह से सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब गई। पानी घरों में भी घुस गया और लोगों को बचने के लिए छतों पर जाना पड़ा। जिले में उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग किया गया है और जिला कमांडेंट और उनकी टीम ने काफी अच्छा प्रयास किया है और काफी लोगों को रेस्क्यू करके बचाया है। सागर में भी हालात बाढ़ जैसे हैं। कई इलाकों में नदियों और नालों का पानी घरों तक पहुंच गया है। सड़कों पर गाड़ियां भी डूब चुकी हैं। बुधवार से हो रही भारी बारिश के चलते नर्मदा, चंबल, तमस समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश और बाढ़ से गुवाहाटी में भी हालात बेहद खराब हैं। सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी हैं। लोग पानी में डूबकर आने जाने को मजबूर हैं।